आज हम चर्चा करेंगे जैव मात्रा, बायोमास और जैव गैस बायोगैस पर। बायोगैस अर्थात गोबर गैस। हम सभी जानते हैं गोबर गैस के बारे में। ये गोबर गैस संयंत्र आप सब लोगों ने देखा होगा। तो चलिए बायोमास, जैव मात्रा और बायोगैस, जैव गैस पर बात करें। जैव मात्रा से शुरुआत करते हैं। क्या है बायोमास? नाम से पता चल रहा है जो जीवों से मिलने वाले उत्पाद हैं उनसे अगर हमें ईंधन प्राप्त हो रहा है तो हम कहेंगे वो जैव मात्रा है। जीव मतलब पादप और जंतु दोनों। तो वे ईंधन जो पादपों और जंतुओं के उत्पाद हैं, मतलब पादपों के उत्पाद कौन हुए? लकड़ी। जंतुओं का उत्पाद कौन हुआ? गोबर। तो ये जो हैं इन्हें हम कहेंगे जैव मात्रा या बायोमास। तो क्या परिभाषा हुई जैव मात्रा की? वे ईंधन जो पादप एवं जंतु उत्पाद हैं और इन ईंधनों के स्रोत को हम कहते हैं जैव मात्रा या बायोमास। जैसे लकड़ी, गोबर, गोबर के अन्य बने हुए जैसे उपले वगैरह, जो हम कंडे जिनको बोलते हैं, ये बायोमास है। अब लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग दो तरह से कर सकते हैं। जो लकड़ी है उसका अगर हम ईंधन के रूप में उपयोग करना चाहें तो मुख्य रूप से दो तरीके से मैं इस पर बात करता हूँ। दो तरीके हो गए आपके, एक प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि लकड़ी को आप सीधे चूल्हे में जला दीजिए, जैसा आप यहाँ कर रहे हैं। देखिए आप कि लकड़ी को आपने चूल्हे में झोंक कर इस तरीके से आपने जो उसको जलाया और आपने अपना खाना आदि इस पर पका लिया। ये प्रत्यक्ष विधि है, डायरेक्ट मेथड है। इस डायरेक्ट मेथड में मतलब लकड़ी है और उसको आपने चूल्हे में लगाया और आपने उसको जलाया, तो ये डायरेक्ट मेथड हो गई, प्रत्यक्ष विधि। इसमें धुआं होता है, बिल्कुल होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक होगा। साथ में इसमें क्या होता है? अपूर्ण दहन होता है। ये लकड़ी का क्या होगा फिर? अपूर्ण दहन होता है, तो कम मात्रा में ऊर्जा मिलती है, पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। तो ये प्रत्यक्ष विधि के नुकसान हो गए। अब एक अप्रत्यक्ष विधि है, उसमें आप क्या करें कि लकड़ी को सबसे पहले आप लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जला लें। मतलब बहुत कम अमाउंट होना चाहिए वायु का, वहाँ उसको जलाते हैं। तो क्या होता है, उसमें जो जल और वाष्पशील पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जल बाहर हो जाएगा, वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाएंगे और जो अवशेष बचेगा उसको हम कहेंगे चारकोल। मतलब पहले हमें लकड़ी से क्या बनाना है? चारकोल। तो बहुत बड़ी मात्रा में लकड़ी को जलाकर हम पहले क्या बना लेते हैं? चारकोल बना लेते हैं। ये जो चारकोल होता है लकड़ी की तुलना में बेहतर ईंधन होता है, क्योंकि एक तो ये धुआं कम देता है, स्वास्थ्य के लिए इस हिसाब से कम हानिकारक हुआ, और जितनी लकड़ी है उतनी मात्रा में अगर आपने चारकोल लिया तो चारकोल से आपको अधिक ऊर्जा मिलती है ना। परंतु साथ साथ ये एक महंगा ईंधन है। चारकोल क्या है? एक महंगा ईंधन है। महंगा कैसे है कि बहुत बड़ी मात्रा में आपने लकड़ी जलाई और आपको बहुत ही कम चारकोल मिला, तो ये कौन सा ईंधन हुआ? महंगा ईंधन हुआ। और साथ ही ये पर्यावरण के भी अनुकूल नहीं हुआ इस दृष्टि से। क्यों? क्योंकि आपने बहुत अधिक मात्रा में लकड़ियों को काटा, पेड़ों को नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद में आपने क्या किया? लकड़ी से चारकोल बनाया। तो चारकोल निश्चित रूप से लकड़ी से बेहतर ईंधन तो हो गया, लेकिन क्या हुआ? ऊर्जा भी ठीक ठीक दे रहा है, लकड़ी की तुलना में अच्छी ऊर्जा दे रहा है, लेकिन क्या हुआ? बड़ी मात्रा में लकड़ी को काटा, मतलब वो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। तो चारकोल का जो दहन है उसको हम कहेंगे कि अप्रत्यक्ष विधि है। ये प्रत्यक्ष विधि की तुलना में अच्छी है, बेहतर है। चारकोल लकड़ी की तुलना में बेहतर ईंधन है, लेकिन इससे भी ये भी पर्यावरण के लिए उतना अच्छा भी नहीं है जितना हम मान सकते हैं। लेकिन फिर भी जो जैव मात्रा है, ये जो बायोमास है जिसमें हमने लकड़ी का उपयोग दो तरीके से किया, और ये जो जैव मात्रा है जिसमें लकड़ी, गोबर आदि, ये जो बायोमास है, ये बोल रहे हैं ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। आप अभी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि ये नवीकरणीय है, लेकिन अभी मैं जैसे ही जाऊंगा गोबर गैस पे तो आपको लगेगा ये नवीकरणीय है। वास्तव में क्या है कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में वृक्षारोपण करें, पशुधन का पर्याप्त मात्रा में आप पशुधन को लेकर चलें, और टेक्नोलॉजी की मदद से ईंधन की दक्षता में लगातार अगर आप वृद्धि करते जाएं,
है ना। तो फिर क्या होगा कि ये जो जैव मात्रा है, ये जो बायोमास है, इसका आप समझदारीपूर्ण और वैज्ञानिक तरीके से उपयोग कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जैव मात्रा को ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत माना गया है। आइए इसको कंफर्म करते हैं। इसको कंफर्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ये देखिए आप, ये बायोगैस संयंत्र आपका। मतलब क्या हुआ कि जो बायोगैस है वो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, और वो हमें कहता है कि जैव मात्रा जो है वो नवीकरणीय है। एक्चुअली क्या होता है कि बायोगैस है क्या, बायोगैस या गोबर गैस कैसे तैयार होती है। गोबर ले लें, फसलों को कटने के पश्चात उनके बचे हुए अवशिष्ट ले लें, सब्जियों के अवशिष्ट ले लें, और वाहित मल ले लेते हैं। उन सबको अगर आप ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित करें तो बायोगैस मिलेगी। इसे गोबर गैस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो मुख्य रूप से इसमें जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो है गोबर। जो जैव मात्रा, सबसे अधिक मात्रा जैव मात्रा जो इसमें इस्तेमाल होती है वो गोबर है, तो इसलिए इसे गोबर गैस भी कहा जाता है। तो आप अगर इनको ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित करें किसी तरीके से, वो यहाँ डाइजेस्टर में करते हैं हम, तो हमें गोबर गैस मिलेगी। तो गोबर गैस किसे कहते हैं अगर ये कहा जाए तो हम कहेंगे कि गोबर, फसलों को कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अवशिष्ट, छिलके वगैरह ये, और वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो हमें बायोगैस या जैव गैस प्राप्त होती है। और ये बायोमास से ही मिलती है, जैव मात्रा से ही हमें प्राप्त होती है। अब इसके लाभ क्या हैं, पहले इस पर बात कर लें, फिर मैं आपको बायोगैस संयंत्र के बारे में बताऊंगा। इसके लाभ, गोबर गैस में मुख्यतः मेथेन गैस होती है, 75% मेथेन होती है। एक्चुअली गोबर गैस मिक्सचर है, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, इन गैसों का क्या है, मिश्रण है। इसमें मीथेन और हाइड्रोजन जो है वो उन गैसों का दहन होता है। तो इसमें मुख्यतः जो है 75% कौन सी गैस है, मेथेन गैस है। और मेथेन क्या है, ये धुआं रहित जलती है। तो हम गोबर गैस के बारे में बात कर सकते हैं कि चूंकि मुख्य संगठक इसका मेथेन है तो इसकी तापन क्षमता उच्च होगी, इसमें राख जैसा कोई पदार्थ बचेगा नहीं। और गोबर गैस से आपने देखा होगा लाइट भी जला लेते हैं, मतलब प्रकाश स्रोत के रूप में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और ख़ास बात क्या है पता है आपको, कि जब गोबर गैस बन जाती है, गैस हम प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जो यहाँ शेष बची हुई जो स्लरी होती है उसके अंदर प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, और वो उत्तम खाद है, तो इस रूप में भी वो उपयोगी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो अगर इसके लाभों पर चर्चा करें तो आप इसको पॉइंट भी बना सकते हैं कि धुआं रहित जलती है, तापन क्षमता उच्च होती है, राख जैसा अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है, प्रकाश स्रोत के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और खाद के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अब हम मानने लग गए हैं शायद कि बायोगैस ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत है बायोगैस ऊर्जा का। तो इस तरीके से हम यहाँ समझ रहे हैं कि बायोगैस में मेथेन मुख्य घटक है इसका, और ये इसके लाभ हैं। अब आइए बायोगैस संयंत्र पर भी चर्चा कर लें। देखिए, बायोगैस संयंत्र पर बात करें तो ये कैसे बनता है। इस संयंत्र में क्या होता है, ईंटों से बनी गुंबदनुमा स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा ऐसा, ये ईंटों से बना हुआ इसमें स्ट्रक्चर होता है, ये वाला, ये इस टाइप से। तो ये ईंटों से बना हुआ एक स्ट्रक्चर हो गया। आप क्या करेंगे, जब इसका चित्र बनाएंगे कॉपी के अंदर, तो आप इस तरीके से इसमें ऐसे ईंटों जैसे निशान आप इसमें लगा दीजिएगा, या फिर आप ऐसा ही स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, कोई बात नहीं। और यहाँ आप ये पूरा इसको गोबर जैसा बनाने के बजाय डैश 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 कर दीजिएगा, ताकि आपका समय बचेगा। तो इस संयंत्र में ईंटों से बनी गुंबदनुमा संरचना होती है, और ये इसकी जो मिश्रण टंकी है, यहाँ देखिए मिश्रण टंकी, इसमें स्लरी को तैयार करते हैं। स्लरी कैसे तैयार होती है, गोबर और पानी का गाढ़ा घोल स्लरी कहलाता है। ये गोबर, उसमें छिलके वगैरह ये आप जो भी मिलाना चाहे मिला लीजिएगा। तो बायोमास लेना है कुल मिला के, जैव मात्रा। तो ये इसमें गोबर और जल का एक गाढ़ा घोल तैयार करते हैं जिसको स्लरी कहते हैं। और ये जो है, इसको जब तैयार हो जाता है तो इसको यहाँ से, इसलिए इनलेट चैम्बर में से, ये इनलेट वाल्व के जरिए डाइजेस्टर में पहुँचा दिया जाता है। डाइजेस्टर एक्चुअली ऐसा कक्ष है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। और डाइजेस्टर के बारे में बता देता हूँ कि एक कुएंनुमा अंडरग्राउंड टैंक है जो सीमेंट और ईंटों से बनता है, और इसमें ऑक्सीजन नहीं होती। ठीक है, तो देखिए अब आपने क्या किया था, यहाँ गोबर और पानी का मिक्सचर स्लरी बढ़िया तैयार की, और इस तरह से इनलेट चैम्बर से होते हुए इनलेट वाल्व में से होके कहाँ आ गया, है डाइजेस्टर में आ गया। डाइजेस्टर जिसको हिंदी में संपाचक कहते हैं।
तो डाइजेस्टर क्या है? कक्षनुमा संरचना है, कुएनुमा अंडरग्राउंड टैंक है जो सीमेंट और ईंटों से बना है, और इसमें वायु नहीं, मतलब इसमें वायु नहीं है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है इसमें, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो ऐसे अवायवीय सूक्ष्म जीव जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो क्या करेंगे? ये जो गोबर की जो स्लरी आई है, इस स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन कर देंगे। और जब इस स्लरी के जटिल यौगिकों का अपघटन हो जाएगा तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन जैसी गैसें प्राप्त होने लगेगी, और उन गैसों का मिश्रण यहाँ गैस टंकी में आने लगेगा। और यही मिश्रण आपका क्या है? बायोगैस है, गोबर गैस है। अब क्या होगा? ये गैसें तो यहाँ टंकी में एकत्र होने लगी, कुछ दिनों बाद ही ये हमें जब कुछ दिनों का समय इसमें लगेगा जब ये गैस टंकी में आएगी। जब पर्याप्त बायोगैस बन जाएगी तो ये स्लरी पर प्रेशर भी डालेगी यहाँ नीचे, और फिर ये जो इस आउटलेट चैम्बर से क्या होगा? ये स्लरी को ये बाहर निकलने में भी क्या करेगी? मदद करेगी। तो बायोगैस तो आप पाइप द्वारा यहाँ ले लेंगे, और ये जो है यहाँ से ये जो स्लरी है, जो आपका यहाँ जो बायोगैस बनाने के बाद जो स्लरी बची है, वो यहाँ इस तरीके से आप आउटलेट चैम्बर से बाहर कर लेंगे, और वो जो स्लरी है वो खाद और उर्वरक बनाने के आपके काम आएगी। क्योंकि मैंने अभी कहा था कि उसमें क्या है? उसमें आपके वो बहुत ही उत्तम खाद है, और उत्तम खाद होने से आप उसका बाद में खेतों आदि में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको खाद और उर्वरक भी इसमें प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ और बात करते हैं। खाद और उर्वरक की अगर बात करें तो मैं बता ही रहा था कि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में रहेगा इस स्लरी में, तो इससे खाद और उर्वरक आपका तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो बायोगैस आपको मिलेगी, ये कई तरीके से उपयोगी है, इस पर हमने चर्चा कर ली है। और ये बायोगैस संयंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आप उसका वर्णन कर सकते हैं। और हमने कहा कि बायोगैस एक उत्तम ईंधन है, और जो जैव मात्रा है और जो ये बायोगैस है, ये ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? नवीकरणीय स्रोत है। धन्यवाद।